हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल सब्जेक्ट कोर्स में। आज हम करेंगे डीसीपी जीडीसीए फर्स्ट सेम के कंप्यूटर फंडामेंटल्स के पूरे बुक्स को यानी सिलेबस को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलेंगी। ये उसका सिलेबस हो गया। इसी प्रकार उसका सेकंड यूनिट का सिलेबस ये है, जिसमें आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के विषय में पढ़ना है। फिर आपके पास थर्ड यूनिट है, जिसमें आपको स्टोरेज फंडामेंटल के विषय में पढ़ना है। फिर आप देखोगे फोर्थ यूनिट, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर के विषय में पढ़ना है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के विषय में पढ़ना है। अब फिफ्थ यूनिट, जिसमें आप कंप्यूटर्स के कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके कंप्यूटर कनेक्टिविटी से संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली यूनिट, जिसमें आप पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास का संक्षिप्त इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास बहुत पुराना है। मनुष्य ने गणना करने के लिए सबसे पहले सरल उपकरणों का प्रयोग किया था और समय के साथ आधुनिक कंप्यूटर का विकास हुआ था। कंप्यूटर का विकास कई पीढ़ियों में हुआ, जिसमें हर पीढ़ी में नई तकनीक और सुधार देखने को मिला है। प्रारंभिक गणना के उपकरण, यानी शुरुआत में कंप्यूटर के लिए हमने क्या यूज किया था, यानी कंप्यूटर नहीं था तो क्या यूज किया था गणना के लिए। तो सबसे पहले था अबेकस। अबेकस लगभग 250 वर्ष पहले चीन में अबेकस का उपयोग गणना के लिए किया गया था। यह लकड़ी के फ्रेम का बनी मोतियों का एक उपकरण होता था, जिसमें जोड़ना और घटाना किया जाता था। यह कंप्यूटर का सबसे पहला रूप माना जाता है। फिर इसके बाद आया नेपियर बोन। ये 1617 में जॉन नेपियर ने इसे बनाया था, जिसमें हम गुणा एवं भाग आसानी से कर सकते थे। फिर इसके बाद आया पास्कलिन। पास्कलिन 1682 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था, जिसमें जोड़ एवं घटाना हम कर सकते थे। तो ये क्या था, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया था, जिसका नाम था पास्कलिन। इसके बाद था स्टेपर्ड रैकनर। ठीक है, ये 1671 में गॉटफ्रायड विल्हेम लाइन लाइबनिस्ट ने यह मशीन बनाई थी, जो गुणा एवं भाग कर सकती थी। फिर इसके बाद आया डिफरेंस इंजन। यहां से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का विकास होना चालू हुआ था। ठीक है, तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो सबसे पहले 1822 में चार्ल्स बेबज ने एक डिफरेंट इंजन बनाया और 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन का मॉडल तैयार किया। तो पहले जो डिफरेंस इंजन था, इसी को मॉडिफाई किया था, तो फिर इसका नाम क्या हो गया, एनालिटिकल इंजन। इन्हें कंप्यूटर का जनक यानी फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर आए एडा लवलेस। एडा लवलेस यह विश्व की पहली प्रोग्रामर थी। यह एक महिला थी, जिन्होंने बेबस की मशीन के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पढ़ेंगे आधुनिक कंप्यूटर का विकास, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे होगा। 20वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉनिक युग में शुरू हो गया था और कंप्यूटर का वास्तविक रूप सामने आया। इसे 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। पहला, हम करेंगे कंप्यूटर के विकास के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, जैसे चार्ल्स बेबज, इन्होंने एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। फिर एडा लवलेस, यह पहली प्रोग्रामर थी। फिर एलन ट्यूरिंग, कंप्यूटर सिद्धांत के जनक। एल एलन ट्यूनर ने कंप्यूटर सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। फिर आता है जॉन बॉन न्यूमैन, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के निर्माता हैं। फिर इसके बाद आए बिल गेट्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। फिर है स्टीव जॉब्स, यह एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं। इनका कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम की अवधारणा।
एक कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन ही नहीं, यह एक सिस्टम होता है जिसमें कई भाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग। कंप्यूटर सिस्टम कई चीज़ों से मिलकर बना होता है जिसमें मुख्य पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हार्डवेयर, जो चीज़ें आप छू सकते हो, जैसे सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। फिर होता है सॉफ्टवेयर, जो निर्देश देता है, यानी आपको कैसे काम करना है, क्या करना है, ये सब क्या होता है? सॉफ्टवेयर द्वारा होता है। फिर होता है यूजर, जो कंप्यूटर का उपयोग करता है, यानी हम जो कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम कौन हैं? यूजर हैं। फिर इसके बाद आता है डेटा, जिसे प्रोसेस करना है, मतलब जिस डाटा को हमें सॉल्व करना है या जिसको हमें रन कराना है वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। फिर आता है प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जिसे हम कहते हैं, जो गणना करता है और पूरे सिस्टम को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इसके काम करने की प्रक्रिया कैसे होती है? सबसे पहले हम इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेस होगी, फिर उसका आउटपुट निकलेगा और फिर वो क्या होगी? स्टोर होगी। मतलब हम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के मुख्यतः 5 भाग होते हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा यूजर, चौथा है डेटा और पांचवा है सीपीयू। अब कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण गुण, यानी कंप्यूटर के क्या-क्या गुण होते हैं। पहला है गति। कंप्यूटर बहुत तेज होता है, यह करोड़ों निर्देशों को प्रति सेकंड प्रोसेस करता है। मतलब 1 सेकंड में करोड़ों निर्देश यानी इंफॉर्मेशन को लेता है, उसको सॉल्व करता है, उसका आउटपुट देता है। ये उसकी क्या होती है? स्पीड। दूसरा है शुद्धता, एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर यदि निर्देश सही है तो कंप्यूटर बिना गलती के उत्तर देगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन या सॉल्यूशन उसे क्वेश्चन देते हो तो वो करेक्टली उसे सॉल्व करेगा। अगर आपके द्वारा दिया गया इनपुट गलत नहीं है तो वो 100% उसका सही रिजल्ट देगा। फिर आता है स्वचालन, यानी एक बार प्रोग्राम करने पर यह खुद ब खुद काम करता रहता है, यानी ऑटोमेटिकली उस कार्य को दोहराता रहता है। चौथा है बहुउपयोग, यानी मल्टीटास्किंग, यानी कई काम एक साथ कर सकता है। जैसे सिस्टम आपने देखा होगा तो एक साथ आप वर्ड भी चला सकते हो, एक्सेल भी चला सकते हो, पावर पॉइंट भी चला सकते हो, मतलब एक साथ कई काम कर सकते हो, तो जिसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। पांचवा है मेमोरी, यानी कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो हाई स्टोरेज होती है, मतलब वह करोड़ों निर्देशों को डाटा को क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। फिर होता है कोई प्रभाव नहीं, मतलब कंप्यूटर में कोई मानविकता प्रभाव नहीं होता, यह सिर्फ लॉजिकली चलता है। मतलब जैसे अपन काम करते करते थक जाते हैं, परंतु कंप्यूटर कभी भी काम करते करते थकता नहीं है। तो ये क्या होता है? इसमें नो इमोशन होते हैं। ये कंप्यूटर्स की क्या है? विशेषताएं हैं। अब देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। कंप्यूटर सिस्टम में मुख्यतः 4 घटक होते हैं। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेसिंग यूनिट जिसमें कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, ठीक है। फिर होता है तीसरा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। फिर होता है मेमोरीज, ये कंप्यूटर के क्या थे? बेसिक। अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस। क्या पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या होता है? इनपुट डिवाइस वे उपकरण होते हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डेटा या निर्देश देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। इनके कार्य क्या होते हैं? यूजर से जानकारी लेकर कंप्यूटर को देना इनपुट डिवाइस का क्या होता है? काम होता है। जैसे जब आप कीबोर्ड में 5+3 टाइप करते हैं तो यह एक इनपुट होता है। अब देखेंगे प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? प्रोसेसिंग यूनिट ही कंप्यूटर का दिमाग होता है जिसमें 2 प्रमुख घटक होते हैं। पहला कंट्रोल यूनिट, जो नियंत्रण इकाई के रूप में जाना जाता है। यह कंप्यूटर को डायरेक्ट क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह तय करता है कि कौन सा काम कब करना है। कंट्रोल यूनिट और क्या करता है? इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के बीच संबंध को भी दर्शाता है। यह निर्देशों को बताता है, पढ़ता है और एएलयू मेमोरी को काम करने के लिए इसे क्या करता है? सौंप देता है। हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि
कंट्रोल यूनिट क्या होता है? जैसे आप कह सकते हैं स्कूल का प्रिंसिपल जो सब काम के लिए करता है कि कौन सी क्लास कब लगनी है, कौन सा टीचर कब जाना है, तो इसी प्रकार कंट्रोल यूनिट होता है जो हमें यह बताता है कि आपको क्या काम करना है, किस टाइम पर काम करना है, ये सब किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का। फिर इसका दूसरा पॉइंट होता है प्रोसेसिंग यूनिट में एएलयू, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का काम दो प्रकार से होता है, केवल आपको अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना और लॉजिकल ऑपरेशन करना। अर्थमेटिकल ऑपरेशन जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे तुलना करना, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, कौन बराबर नहीं है, ये सब क्या होते हैं? हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। एएलयू बेसिकली आप कहें तो वो केवल गणना करने के लिए या सॉल्व करने के लिए ही यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह होता है जो प्रोसेस किए गए डेटा का रिजल्ट हमें देता है, यानी यूजर को जो रिजल्ट देता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। और जिस मशीन के द्वारा यह रिजल्ट दिया जाता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, क्योंकि ये हमें मॉनिटर दिखाकर, जानकारी को दिखाकर, प्रिंटर हमें जानकारी को छापकर, स्पीकर हमें जानकारी को बताकर जो हमें जानकारी देता है वो क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इनका काम केवल हमें रिजल्ट देना ही होता है। जैसे आपने 3+5 को जोड़ा तो एएलयू ने इसे क्या किया? जोड़ा। मॉनिटर ने हमें रिजल्ट के रूप में क्या दिखाया? आउट 8, तो ये क्या है? आउटपुट है। इसके बाद आती है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी एक विशेष प्रकार की डिवाइस होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, जिसे हम मेमोरी डिवाइस कहते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? जो स्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है, मतलब ये लंबे समय तक डेटा को स्टोर नहीं करती। पर सेकेंडरी मेमोरी क्या करती है? ये भी डेटा को स्टोर करती है, परंतु ये डेटा को लंबे समय तक के लिए क्या करती है? स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम होता है, और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, ये सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी क्या होती है? देखो, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो सेमीकंडक्टर मेमोरी ही कहलाती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी में आप देखोगे कि यह एक प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करती है, जो डेटा को स्टोर करती है, रीड राइट करने में उपयोग करती है। इसकी विशेषता होती है यह बहुत तेज होती है। क्या होती है? तेज, यानी प्रोसेसिंग के लिए बहुत तेज होती है। इनका आकार बहुत छोटा होता है, ठीक है। यह बिजली की खपत बहुत ही कम करती है। ये दो प्रकार की होती हैं, रैम और रोम, मतलब सेकेंडरी वो सेमीकंडक्टर मेमोरी प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। अब देखेंगे हम, प्राथमिक मेमोरी के अंदर आती है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यह प्राइमरी मेमोरी होती है जो सीपीयू में रहती है, और ये डेटा को स्टोर करती है, लिखने और पढ़ने का काम करती है। जब तक कंप्यूटर चालू है तो रैम काम करती है। किसी भी कंप्यूटर बंद होता है तो डेटा इसमें ऑटोमेटिकली मिट जाता है। मतलब रैम में डाटा जब तक स्टोर रहेगा जब तक सिस्टम आपका चालू रहेगा, और अगर आपका सिस्टम बंद हो गया तो उसमें स्टोर डाटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। चलो अब इसके गुण देखते हैं। ये इसमें ये वॉलेटाइल होती है, मतलब डेटा अस्थायी रहता है। अभी हमने बताया अगर सिस्टम आपका बंद हो गया तो डेटा क्या हो जाएगा? मिट मिट जाएगा। तो ये इसमें डेटा परमानेंटली तो स्टोर होता नहीं है, तो ये क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब एक अस्थायी मेमोरी है। फिर रीड राइटेबल, मतलब डेटा को इसमें पढ़ा एवं लिखा जा सकता है। यह क्या होती है? बहुत फास्ट स्पीड वाली होती है, यानी सीपीयू के लिए सबसे तेज एक्सेस करने की मेमोरी कौन सी है? रैम। अच्छा, रैम से हाई स्पीड एक्सेस करने वाली दो मेमोरी और होती हैं। जैसे आपने देखा, एक होती है रजिस्टर्ड और एक होती है कैश मेमोरी। देखो, रजिस्टर मेमोरी कैश मेमोरी से भी क्या होती है? फास्ट होती है। पहले सबसे फास्ट होती है रजिस्टर मेमोरी, फिर उसके बाद होती है कैश मेमोरी, और कैश मेमोरी के बाद होती है रैम मेमोरी। अब रैम के कितने प्रकार होते हैं? रैम के दो प्रकार के होते हैं, एक एस रैम होता है, एक डी रैम होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे एस रैम के बारे में। एस रैम होता है स्टैटिक रैम। यह बहुत तेज एवं महंगी होती है, कैश मेमोरी में उपयोग किया जाता है। देखो, अब वही बात आ गई कि रजिस्टर रजिस्टर के बाद होती है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? एस रैम मेमोरी होती है। फिर होता है डी रैम। डी रैम होता है डायनेमिक रैम।
यह बहुत धीमी एवं सस्ती होती है। समानता रैम में उपयोग किया जाता है। जो अपन नॉर्मली रैम लगाते हैं वो कौन सी लगाती हैं? डी रैम। देखो, डी रैम एक ऐसी रैम है जो बार बार रिफ्रेश होती है। क्या होती है? रिफ्रेश मेमोरी होती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रोम। रोम क्या है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यह वह मेमोरी होती है जो डेटा को जिसमें डेटा पहले से लिखा जाता होता है, केवल इसका केवल काम पढ़ने का होता है। ये रैम मेमोरी में होता है। जब अपन सिस्टम बनाते हैं, यानी सिस्टम पहली बार जब इंस्टॉल किया जाता है या बनाया जाता है कंपनी द्वारा, तो उसमें जो प्रोग्राम स्टोर करके रखा जाता है पूरे सिस्टम का, तो वो काय में रखा जाता है? रोम में रखा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। तो जब हम सिस्टम चालू करते हैं तो BIOS बायोस के द्वारा क्या करता है? ये रोम से डेटा को क्या करता है? वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कराता है और केवल इसी को ही रीड करने का काम करते हैं। मतलब हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं वो रोम में स्टोर रह सकते हैं, स्टोर रहते हैं। तो अब देखो, रोम वह मेमोरी है जिसमें डेटा पहले से लिखा गया होता है। इसे केवल पढ़ा जा सकता है। कंप्यूटर में स्टार्ट होने पर बायोस जैसे निर्देशक यहीं से आते हैं। देखो, अभी हमने बताया कि जब अपन सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो BIOS बायोस यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें सभी डेटा को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर अब इसके गुण देखो। देखो, ये रोम क्या होती है? ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। देखो, रैम थी वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब डाटा जब तक स्टोर रहेगा जब तक सिस्टम चालू रहेगा। एक बार सिस्टम बंद होने पर डेटा मिट जाता है, परंतु रोम में ऐसा नहीं होता। इसमें डेटा तब भी स्टोर रहेगा जब आप सिस्टम बंद कर दोगे, और जब भी स्टोर रहेगा जब आप सिस्टम चालू रखोगे। इसमें नए डेटा को आप ऐड नहीं कर सकते, बस इसमें ये लिमिटेशन होती है। ठीक है, रीड ओनली यानी डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें डेटा को लिखा नहीं जा सकता। देखो, वही बात कही कि इसमें आप और डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हो, केवल इसमें पढ़ सकते हो। अब रोम के प्रकार। रोम मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब देखोगे आप, पहली होती है पी रोम। पी रोम होता है प्रोग्रामेबल रोम। दूसरा होता है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। फिर तीसरा होता है ईईपी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। पी रोम क्या होता है? यह एक बार प्रोग्राम लिखा जा सकता है और फिर बदला नहीं जा सकता। पी रोम में ये सिस्टम होता है। फिर अब उन्होंने कहा कि बार बार ऐसे में तो रोम खराब होती, जैसे कभी भी हम प्रोग्राम स्टोर करते हैं या कंपनी प्रोग्राम भरती है, तो कभी कभी गलती से कोई गलत प्रोग्राम भर जाता है या कोई मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसे में उनकी रोम बार बार खराब होती थी। तो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी में आया तो फिर उन्होंने क्या किया? ईपी रोम यूज कर लिया। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यानी इसे यूवी लाइट के द्वारा इसको मिटाकर दोबारा रोम का यूज किया जा सकता है। नहीं तो जैसे एक बार यूज करने के बाद फिर वो दोबारा कभी यूज नहीं होगी तो वो वेस्ट ही हो गई। ऐसे में प्लास्टिकल कचरा बहुत बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अब हम इसको कंपनी दोबारा यूज कर सकती है, कंपनी यूज कर सकती है दोबारा, हम यूज नहीं कर सकते। तो कंपनियों ने कहा कि इसे अगर जो कोई खराब सिस्टम है तो उसकी रोम निकाल के हम दोबारा यूज कैसे कर सकते हैं, तो उन्होंने एक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बनाई। तो मतलब आप इसको यूवी लाइट्स के द्वारा मिटाकर दोबारा प्रोग्राम इसमें लिखा जा सकता है। फिर थर्ड होता है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है? आप इसमें जैसे ईपी रोम के लिए आप यूवी लाइट का यूज करते थे, तो ईईपी रोम के लिए आप बिजली के माध्यम से इसे मिटाया और लिखा जा सकता है। यह स्लो होती है लेकिन अपग्रेड की जा सकती है। ठीक है, अब होते हैं अन्य अन्य टाइप्स की मेमोरी। ठीक है, अन्य प्रकार की मेमोरी। अभी तो देखो हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी, प्राइमरी मेमोरी में 2 मेमोरी पढ़ी, रैम रोम। रैम के भी टाइप पढ़े, रोम के भी टाइप पढ़े। अब देख ले हैं अन्य मेमोरी, जैसे कैश मेमोरी। देखो, हम कैश मेमोरी पहले बता चुके हैं। कैश मेमोरी सीपीयू के पास होती है, ये बहुत ही तेज और अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब ये स्टैटिक रैम है, एक किस्म से हम कह सकते हैं। कैश मेमोरी बहुत फास्ट होती है। अब आता है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी क्या है? हार्ड डिस्क का हिस्सा है जो रैम की तरह काम करता है, यानी एक वर्चुअल मेमोरी लगी होती है जो हार्ड डिस्क की अपन लगाते हैं। ये क्या है? वर्चुअल मेमोरी है जो रैम की तरह हमारी क्या करती है? काम करती है। अब सेकेंडरी मेमोरी हम आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के। अब हमने बताया सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर में बाहर से लगाई जाती है वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी। ठीक है, जो लंबे समय तक डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब इसमें लिखा गया डाटा
आप दोबारा मिटा भी सकते हो, ठीक है? और दोबारा यूज़ भी कर सकते हो। और इसमें डेटा मतलब लाइट जाने पर ये डेटा को क्या नहीं करता, मिटाता नहीं है। ये लंबी समय तक डेटा को स्टोर कर सकता है। ये फ्लैश मेमोरी होती है, जैसे यूएसबी ड्राइव जैसे, ठीक है? ये क्या होती है, फ्लैश मेमोरी होती हैं, ठीक है? अब देखो आपको थोड़ा एक ट्रिक टाइप की बता दे रहे हैं, जब आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा तो थोड़ा उसको कॉन्सेप्टुअली याद रखना पड़ेगा कि ये रैम क्या है, रोम क्या है। तो देखो, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है परंतु फास्ट है, पर रोम क्या है, एक परमानेंट मेमोरी है, लेकिन पढ़ने योग्य भर होती है, ठीक है? इसके बाद होती है पीरोम। पीरोम क्या होती है, जिसमें एक बार डेटा को लिखा जा सकता है। ईपीरोम होता है जिसमें यूवी लाइट्स के द्वारा डेटा को मिटाया जा सकता है। फिर होता है ईपीरोम, यानी इलेक्ट्रिक के द्वारा इसमें डेटा को मिटाया जा सकता है। अब कंप्यूटर की अपन क्षमताओं के विषय में पढ़ेंगे कि कैपेबिलिटी क्या होती है कंप्यूटर की, क्योंकि देखो सबके गुण होते हैं तो कुछ सबके अवगुण भी होते हैं, ठीक है? तो अब उनके विषय में हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन है जिसमें कुछ खास क्षमताएं होती हैं जो इंसानों से उसे क्या बनाती हैं, अलग बनाती हैं। तो इसके विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे स्पीड। कंप्यूटर एक काम को मतलब 1 मिली सेकंड में कर सकता है, मतलब बहुत से कंप्यूटर के लाखों से करोड़ों गणनाएँ 1 सेकंड में कर सकता है, ठीक है? इसको आपको करने में बहुत ही मिली सेकंड का यूज़ करना पड़ता है। फिर दूसरी है शुद्धता, यानी एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता जब तक कि उसे निर्देश सही हो। अगर आप जब गलत ही उसे जानकारी दोगे तो वो गलत ही रिज़ल्ट देगा, अगर सही जानकारी दोगे तो वह सही जानकारी हमें देगा। अब होता है तीसरा, होता है स्वचालन, यानी ऑटोमेशन, यानी कंप्यूटर खुद म खुद प्रोग्राम को बार-बार क्या करने लगता है, चलाने लगता है, ठीक है? फिर होता है चौथा, स्टोरेज, यानी कंप्यूटर बहुत बड़ी डेटा को अपने में क्या करता है, स्टोर कर सकता है, ठीक है? फिर होती है कार्य क्षमता, यानी मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक समय में कई कार्य को कर सकता है, जैसे वो पेंटिंग भी बना सकता है, वर्ड में टाइप भी कर सकता है, एक्सेल में सीडी बना सकता है, तो वो कई कार्य एक साथ कर सकता है, जैसे म्यूज़िक चलाना, वर्ड टाइप करना, इंटरनेट चलाना आदि, ठीक है? फिर होता है थकता नहीं है, यानी उसमें कंप्यूटर में ये नहीं होता कि आप उसको 1 घंटे चलाने के बाद वो थक जाए या स्लो हो जाए, नहीं, वो प्रॉपर स्पीड से चलेगा। इसलिए उसे क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा यूज़फुल करते हैं, ठीक है? या इंसान की तरह थकता नहीं है, लगातार घंटों तक और दिनों तक काम करता रहता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं कंप्यूटर की सीमाएँ, ठीक है? लिमिटेशन क्या है? कंप्यूटर की लिमिटेशन कुछ ख़ास नहीं है, जैसे आप देखते हैं सोचने की क्षमता नहीं होती, मतलब कंप्यूटर ऑटोमैटिकली नहीं सोचता, परंतु आज का समय जो चल रहा है यानी 5th जनरेशन चल रही है, तो इसमें एआई जनरेशन आ गई है। कैसी जनरेशन? एआई जनरेशन। तो इसमें आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर आपके जो निर्देश हैं, उसके अनुसार अपनी तरफ से कुछ विचार को ऐड कर सकता है, मतलब इनकी थिंकिंग बना सकता है, पर आपके जो इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे, उसके आधार पर अपने मन से ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? तो कंप्यूटर स्वयं कोई विचार या निर्णय नहीं ले सकता, उसे बताया जाता है तभी वह कोई भी काम करता है। भावहीनता मतलब कोई इसमें इमोशन नहीं होते। जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम थक जाते हैं तो फिर कहते हैं भाई साहब तुम उस काम के लिए थोड़ा-सा रुक जाओ, रेस्ट ले लो। परंतु कंप्यूटर में कोई भी इमोशन नहीं होता, वो मशीन चाहे चलते-चलते गरम होकर खराब हो जाए, तो कंप्यूटर को ये नहीं रहेगा कि भाई साहब वो मशीन के लिए थोड़ा-सा ब्रेक दे दिया जाए। ये उसमें मतलब इमोशन टाइप की नहीं होती, ठीक है? या लॉजिकल सॉरी, निर्भरता। कंप्यूटर की सबसे बड़ी कमी होती है कि वो हर काम के लिए यूज़र पर क्या होता है, डिपेंड होता है कि यूज़र जब तक उसे इंस्ट्रक्शन देगा तब ही वो उस कार्य को करेगा, नहीं तो अन्यथा वो उस कार्य को नहीं करेगा। यानी कंप्यूटर हर काम के लिए इंसान पर निर्भर रहता है, गलत निर्देशांक मिलने पर गलत काम करेगा। रचनात्मक शैली, ठीक है? रचनात्मकता में कमी आती है, मतलब कोई अलग से अपने तरफ से क्रिएटिविटी नहीं दिखाता, ठीक है? तो इसको जितना चीज़ बताया जाएगा केवल उतना ही करेगा, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा, ठीक है? ये उसकी कमी है। चलो अब देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। मेन क्वेश्चन आपका बनता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। कंप्यूटर की पीढ़ियों को विस्तार से समझाइए। तो आपको यहाँ पर केवल की पॉइंट पकड़ने हैं। आपको पूरी डिटेल हम देंगे, पर थ्योरिकल नहीं देंगे, उसको आपको बाय द्वारा की पॉइंट दिए जाएँगे, मतलब जिसके विषय में आप डिटेल से लिख सकते हो। ठीक है? तो चलो पहली, तो कंप्यूटर की मुख्यतः 5 पीढ़ियाँ होती हैं, जिन्हें तकनीकी सुधार के आधार पर बनाया गया है। जैसे पहली पीढ़ी जिसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, ये 1940 से 1956 के बीच में आई थी। मुख्यतः 5 जनरेशन है जिसमें आप पहली जनरेशन पढ़ोगे, ठीक है? जो 1940 से 1956 तक हुए। इसमें तकनीक के लिए हम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था
और इसमें जो भाषा यूज की गई थी वो मशीनी लैंग्वेज का यूज किया था। मशीनी लैंग्वेज यानी 1010, इसके अलावा और कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं की गई थी। इनका आकार कैसा था, ये बहुत बड़े थे, मतलब एक बिल्डिंग के बराबर थे। यह जब चलते थे बहुत गर्मी यानी ऊर्जा निकालते थे, यानी गर्मी बहुत हीट करते थे, क्योंकि देखो इनको चलाने के लिए अलग से एक ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता था कि तो पूरे जो इस सिस्टम को चलाते थे इसके लिए अलग ट्रांसफार्मर लगाया जाता था। इसकी गति कैसी थी, बहुत धीमी थी। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे ENIAC, UNIVAC, मतलब जिस ये उस समय के सिस्टम थे, ठीक है, इनके नाम ये था, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन 1956 से 1963 के बीच बनाया गया था। अब इसका विवरण और विशेषताएं देखते हैं। इसमें तकनीक देखो, इसमें फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, तो इसमें हमने किसका यूज किया, ट्रांजिस्टर का, मतलब हमने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया काय में, ट्रांजिस्टर में। अब ट्रांजिस्टर मतलब जहाँ 100 वैक्यूम ट्यूब लगाए जाते थे वहाँ एक ट्रांजिस्टर यूज होने लगा, तो इससे क्या हो गई, उसकी साइज भी क्या हो गई, छोटी हो गई। अब इसमें कौन सी भाषा यूज की जाती थी, इसमें असेंबली लैंग्वेज का हम यूज कर सकते थे। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज की थी, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये विश्वसनीय थे, ठीक है, इनका आकार बहुत छोटा था और इस समय के सिस्टम थे आई IBM 401, ठीक है। अब देखते हैं तीसरी पीढ़ी की जनरेशन, थर्ड। इसके उदाहरण थोड़े रह गए थे तो वो देख लो, IBM 1401 और CDC 1604, ये क्या थे, सेकंड जनरेशन के उदाहरण थे। अब इसके बाद देखेंगे अपन थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 के बीच हुई थी। अब देखो इसकी क्या विशेषता थी, इसमें हमने इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया था। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम थी, सेकंड जनरेशन में हमने किसका उपयोग किया था, ट्रांजिस्टर, तो थर्ड जनरेशन में हमने यूज किया इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, कोबोल, फोर्टेन आदि लैंग्वेज का हमने यूज किया था। फिर यह क्या था, बहुत ही स्पीड हो गई थी, मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन से काफ़ी हाई थे, ठीक है, जिसमें IBM 360 सीरीज उपयोग हमने की थी। ये थर्ड जनरेशन की सीरीज होती थी, मतलब IBM 360 वाली सीरीज जो कंप्यूटर बने हैं वो थर्ड जनरेशन से संबंधित ही कंप्यूटर है। अगला है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1990 के बीच जो कंप्यूटर विकसित हुए वो कौन सी जनरेशन में आने लगी, फोर्थ जनरेशन में। इसमें क्या था, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट को भी रिप्लेस कर दिया माइक्रो प्रोसेसर में। इसमें पूरा CPU एक चिप में आ गया, जैसे आपने मदरबोर्ड देखा है, तो मदरबोर्ड इसी जनरेशन में यूज किया गया था, मतलब इस जनरेशन से मदरबोर्ड यूज होने लगे थे। देखो आपने इसमें देखा होगा हर काम के लिए एक सर्किट बनाया गया, मतलब एक चिप का यूज किया गया है। इसका उपयोग पर्सनल कंप्यूटर्स के रूप में होने लगे हैं। जब मदरबोर्ड बन गए तो छोटे छोटे सिस्टम बनने लगे थे, छोटे सिस्टम सबके लिए अलग अलग यूज होने लगे, ठीक है। इसमें जैसे आप उदाहरण देख लो, इंटेल 8085, IBM PC, ये सब इस जनरेशन के क्या हैं, कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब आती है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन 1990 से अब तक चल रही है, वो फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। इसकी क्या तकनीक है, इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का उपयोग किया जाने लगा, रोबोट्स का उपयोग किया जाने लगा। लक्ष्य क्या था, कंप्यूटर को सोचने एवं सीखने में सक्षम बनाना, ये इस जनरेशन का मुख्य उद्देश्य था। उपयोग क्या था, इसमें हमने वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, चैट बॉक्स, स्मार्टफोन का यूज किया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अब आजकल हम बोल के भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स आजकल यूज होने लगे हैं, ये सब इसी सिस्टम के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। जैसे श्री, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सुपर कंप्यूटर, ये सब फिफ्थ जनरेशन के क्या हैं, कंप्यूटर हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के प्रकार। इसमें आप पढ़ेंगे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर को कार्य करने की विधि के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर बे एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो निरंतर डेटा पर कार्य करते हैं, जैसे तापमान, दबाव या गति जैसी भौतिक मात्राओं को मापना, ये एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है, ठीक है। इन्हें ग्राफ एवं स्केल का परिणाम देने के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए थर्मामीटर और स्पीडोमीटर। थर्मामीटर और स्पीडोमीटर ये क्या होते हैं, ये आपने देखा होगा कि जैसे जो डिजिटल तौर पे डेटा को एक्सेस नहीं करते,
ये एनालॉग तौर पर रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपने थर्मामीटर देखा होगा जो जिसमें क्या होता है पारा डला रहता है वो वाला, तो वो क्या कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। जब जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें जो पारा होगा वो चढ़ेगा, उसमें पारा चढ़ेगा तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये डिजिटल रूप में आपको डेटा नहीं देता है, ये एनालॉग फॉर्मेट में आपको डेटा देता है। इसी प्रकार स्पीडोमीटर, जब आप गाड़ी भगाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि एक रील लगी होती है जो आपके क्या होती है स्पीड को मापती है। ठीक है, कि आपने 1 किलोमीटर चल लिया, 2 किलोमीटर चल लिया, 3 किलोमीटर, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में नहीं देती। तो पुरानी गाड़ियों में मिलता है। आजकल तो नई जो गाड़ियाँ आती हैं, मोटरसाइकिल आती हैं, कोई भी आती है, तो उसमें आज डिजिटल स्क्रीन आने लगी हैं जो डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। पर पहले ज़माने में अभी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उसमें हम स्पीडोमीटर का यूज करते थे, मतलब एक कांटा होता था। ठीक है, तो वो हो गया एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। अब इसके बाद आ गया डिजिटल कंप्यूटर। आज के सबसे अधिक प्रचलित कंप्यूटर हैं जो कि इनपुट को बाइनरी संख्या 10 में प्रोसेस करते हैं। ये तेज, सटीक एवं कार्य बहुकार्यशील होते हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप। ये क्या होते हैं डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। जो आप डिजिटल स्क्रीन देखते हो, मोबाइल देखते हो, ठीक है, डिजिटल वॉच देखते हो, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर जो बना होता है सिस्टम, वो क्या कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी तो दोनों काम करे, जो कंप्यूटर दोनों प्रकार से काम करे वो क्या कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इन्हें विशेष उपयोग जैसे मेडिकल जांच, जैसे आईसीयू मॉनिटर या साइंटिस्ट मापन के लिए किया जाता है। साथ साथ आप देखा होगा तो आपने पेट्रोल की जो मशीन होती है, पेट्रोल की मशीन होती है जहाँ से आप पेट्रोल भरवाते हैं, वो भी एक क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर है। मतलब वो दोनों प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ये भी कंप्यूटर की टाइप है, दो प्रकार होते हैं, एक जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। अब देखते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग अनेक प्रकार के कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे टाइपिंग, गेमिंग, ईमेल, प्रोग्रामिंग आदि। जैसे पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप, ये होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर जिसमें सभी प्रकार के छोटे मोटे बड़े काम किए जा सकते हैं, यानी सभी लोग इसमें कर सकते हैं। अब इसके बाद होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसके विपरीत विशेष स्पेशल पर्पज कंप्यूटर केवल एक निश्चित कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है, यानी किसी विशेष कार्य के लिए जो सिस्टम डिजाइन किया जाता है वो कहलाता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जैसे एटीएम मशीन, एटीएम मशीन में केवल पैसे भर का लेन देन होता है और इसके अलावा कोई काम नहीं होता। एमआरआई स्कैन मशीन, ठीक है, यानी एमआरआई स्कैनर, यानी जो केवल एमआरआई ही स्कैन कर सकती है। वॉशिंग मशीन, कंट्रोल सिस्टम आदि जो कुछ विशेष कार्य के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर कहलाते हैं। और जो नॉर्मली तरीके यानी एक में कई काम कर सकते हैं, जो नॉर्मल तरीके से किए जाते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, गेमिंग हो गया, टाइपिंग हो गई, तो जो हम यूज कंप्यूटर करते हैं वो क्या करते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर यूज करते हैं। इसके बाद आता कंप्यूटर के प्रकार। अब कंप्यूटर के प्रकार उनके आकार के आधार पर उनको 4 प्रकार से बाँटा गया है और उनकी कार्य क्षमता भी इसमें शामिल होती है, जैसे माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और सुपर। कंप्यूटर के आकार, क्षमता और उपयोग के आधार पर इन्हें 4 प्रमुख भागों में बाँटा गया है। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। ये सबसे छोटे एवं सस्ते होते हैं, जिन्हें एकल व्यक्ति उपयोग करता है। उदाहरण के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, ये कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। फिर इसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है बहुत शक्तिशाली होते हैं और इनका उपयोग बड़े संस्थाओं जैसे बैंक, रेलवे, बीमा कंपनी के रूप में यूज किया जाता है, जहां डेटा का संक्रमण भारी मात्रा में होता है, वो कहलाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। पर बीच में एक सिस्टम हमारा एक पॉइंट गायब हो गया, मिनी कंप्यूटर। देखो मिनी कंप्यूटर क्या होता है हम बता दे रहे हैं कि माइक्रो कंप्यूटर के बाद है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी बड़े होते हैं, ठीक है, जिसमें डेटा को मतलब जिनको चलाना आसान होता है, ठीक है, बस इनका आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है एवं कार्य क्षमता भी थोड़ी माइक्रो कंप्यूटर से बड़ी होती है। ठीक है, फिर मिनी कंप्यूटर के बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो मिनी कंप्यूटर से थोड़ी साइज में बड़ी होती हैं और कार्य क्षमता में बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद क्या होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज एवं महंगे कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान, अंतरिक्ष अध्ययन और रक्षा में होता है और भारत में परम एक सुप्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है।
मतलब सुपर कंप्यूटर वह होता है जो सभी कंप्यूटर से बहुत तेज़ एवं महँगे होते हैं। इनका उपयोग बहुत विशेष कार्य के यानी बड़े काम के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है? जैसे मौसम संबंधित हो गया, अंतरिक्ष से संबंधित हो गया, रक्षा से संबंधित हो गया, ठीक है? ये सब कामों के लिए हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। भारत में परम एक सुपर कंप्यूटर है जो सबसे पहले भारत ने बनाया था। सॉरी, ये अब पॉइंट आया है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं जो एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को सेवा देते हैं। ये छोटे ऑफिस एवं संस्थाओं में उपयोग किए जाते हैं। चलो अब देखते हैं कंप्यूटर की विशेषता एवं उपयोग। ठीक है, कंप्यूटर को कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है, इसमें उच्च स्पीड यानी गति होती है, सटीकता एक्यूरेसी होती है, स्वचालन होता है, भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है, थकान रहित कार्य करते हैं। मतलब जो हम पहले बता चुके हैं वही सब इनके क्या हैं, विशेषताएं हैं। ठीक है, अब इनके उपयोग क्या होते हैं, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, बैंकिंग में, रेलवे में, चिकित्सा में, सेना में, मनोरंजन में, प्रशासनिक कार्य, व्यापार आदि में इनका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आता है पर्सनल कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर का विकास एवं परिचय। देखो, पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे एक व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका उपयोग पढ़ाई, ऑफिस वर्क, इंटरनेट ब्राउजिंग, प्रोसेसिंग, गेमिंग आदि के लिए किया जाता है। मतलब कोई एक व्यक्ति अपने लिए सिम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का इतिहास 1970 के दशक के अंत में हुआ था, जब आईबीएम कंपनी ने 1981 में पहला आईबीएम पीसी बाजार में उतारा था। मतलब छोटे कंप्यूटर उतारे थे, ठीक है, आईबीएम कंपनी ने। इसके बाद इसकी तकनीकों में सुधार हुआ, माइक्रो प्रोसेस की गति बढ़ी, स्टोरेज क्षमता बढ़ी और कंप्यूटर छोटे एवं किफ़ायती बनने लगे। मतलब जिन्हें हर लोग क्या कर सकते थे, खरीद सकते थे। तो हर लोगों पर्सनल अपने काम के लिए खरीदने लगे। शुरू में जहाँ कंप्यूटर बड़े एवं भारी होते थे, वहीं आज ये पर्सनल कंप्यूटर बहुत छोटे एवं स्मार्ट और तेज हो चुके हैं। आजकल कंप्यूटर मोबाइल की आकार में भी आने लगे हैं। ठीक है, अब पीसी कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन एवं प्रोसेसर क्या होता है। देखो, पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन की में मुख्य रूप से निम्न घटक शामिल होते हैं। अब देखो, जो अपन ने कंप्यूटर में जो पार्ट्स पढ़े थे वही पर्सनल कंप्यूटर में पार्ट्स पढ़ेंगे। तो पर्सनल भी कंप्यूटर में क्या होता है, एक सीपीयू होता है, रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, मदरबोर्ड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस शामिल होती हैं। प्रारंभ में इंटेल 8088 प्रोसेसर का उपयोग होता था, फिर तकनीक आगे बढ़ी और पेटीएम सीरीज आई, जैसे पेंटिनम पेंटिनम 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसके बाद इंटेल कोड सीरीज i3, i5, i7, i9 बाजार में आए। मतलब ऐसे पर्सनल कंप्यूटर जिनकी प्रोसेसिंग क्षमता तेज हो, ठीक है। तो ऐसे में के लिए इंटेल कंपनी ने अपने प्रोसेसर निकाले जो पर्सनल कंप्यूटर में यूज होने लगे थे, ठीक है, जिनसे कंप्यूटर की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। ठीक है, ये पर्सनल कंप्यूटर के उसके फैक्ट हो गए। अब पर्सनल कंप्यूटर की विशेषता क्या थी, जो हमने कंप्यूटर की विशेषता पढ़ी थी वही सब पर्सनल कंप्यूटर की क्या थी, विशेषताएं थी। जैसे इसकी हाई स्पीड थी, मल्टीटास्किंग था, एक साथ कई काम कर सकते थे, मतलब एक साथ कई एप्लीकेशन को रन करा सकते थे। स्टोरेज क्षमता ज़्यादा थी जिसके लिए एसएसडी, एचएसडी, एचडीडी का उपयोग किया जाता है, एसएसडी, ठीक है। और पोर्टेबिलिटी यानी जिसे आसानी से लाया ले जाया सकता था, जैसे आप देखते हैं पर्सनल कंप्यूटर में लैपटॉप, ठीक है, नोटबुक, ठीक है, पीसी, ये सब हो गए आपके पोर्टेबिलिटीज़। ठीक है, नेटवर्किंग, इसमें इंटरनेट चलाना काफ़ी आसान हो गया था, ठीक है। और साथ में आप इसमें इनका यूज भी आसानी से कर सकते थे, सो जिसके लिए हम क्या विंडो, लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कर सकते थे, उपयोग कर सकते थे। अब पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार देखते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपने देखा हो डेस्कटॉप। डेस्कटॉप का मतलब जो आप सिस्टम लैब में चलाते हो वो एक डेस्कटॉप है। मतलब टेबल में रखकर जो यूज करने वाला सिस्टम होता है वो क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। स्थायी स्थान पर उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं वो डेस्कटॉप कहलाते हैं, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड एवं माउस लगे होते हैं। जैसे ऑफिस, स्कूल और घरों में आप जो सिस्टम देखते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। फिर आता है लैपटॉप। ये पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, मतलब इसे आसानी से लाया ले जाया जा सकता है और इसमें सभी कंपोनेंट्स एक साथ ही जुड़े होते हैं। ये बैटरी से चलता है, इसे लाने ले जाने में काफ़ी आसानी होती है। फिर होता है नोटबुक।
नोटबुक आपने देखा कि टच पैड की तरह होता है, ठीक है? यह लैपटॉप से ही हल्का होता है, पतला होता है, लेकिन कार्य क्षमता में थोड़ा सीमित होता है। फिर होता है पॉम टॉप। पॉम टॉप होता है, ये हथेली के स सा सामने वाले छोटे कंप्यूटर होती है, मतलब जिसे आप हथेली में रखकर चला सकते हो, ठीक है? जिसे मिनी पैड भी आप कह सकते हो। अब इनकी जगह स्मार्टफ़ोन एवं टैबलेट ले चुके हैं, ठीक है? फिर इसको होता है पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है? ये छोटा मोबाइल डिवाइस होता है, जो आपका मोबाइल होता है वो पीडीए है, एक किस्म से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, जो ईमेल ईमेल पढ़ने, कैलेंडर देखने एवं नोट्स बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, ठीक है? यह स्मार्टफ़ोन में समाहित हो चुका है। आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो ये जितना सिलेबस हमने आपको शुरू में बताया था, ये पूरा कंप्लीट हमने करा दिया है। तो अब इसको देखिए, पढ़िए, वीडियो को 1-2 बार दोबारा रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? और जो भी अगर कोई आपको लगता है कि कोई चीज़ छूट गई हो, तो आप हमें कमेंट में इस चीज़ को बताइए। तो अब आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।